हेलो क्लास, आज हम एलिमेंट्री पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, बजट इन सब के बारे सेशंस के बारे में पढ़ा। इसमें एक सेशंस में जब बात कर रहे थे पार्लियामेंट की, तब एक वर्ड आता है बजट। बजट सेशन। तो बजट सेशन क्या होता है, बजट क्या होता है, आज इसके बारे में एक डिटेल लेंगे। बजट जो है वो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है, जिसको बजट नाम नहीं दिया गया। इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है इसे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, जब पहला बजट पेश करा गया। और जेम्स विलियम ने करा, इसलिए इनको फादर कहा जाता है इंडियन बजटिंग सिस्टम का। ठीक है, जेम्स विलियम ने करा। और दुनिया का पहला बजट जो पेश हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था 1724 में। और इंग्लैंड का ही रूल है इंडिया पे, इसलिए लगभग वैसे ही पैटर्न फॉलो हुए। उसके बाद 1924 में पहली बार एनुअल बजट, आम बजट जिसे कहते हैं, और रेलवे का बजट अलग हुआ। कब हुआ? 1924 में। ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। अब क्या आएगा कि अब ये दोनों बजट सरकार ने मर्ज कर दिए, यानी अब एक साथ आते हैं। रेलवे का अलग बजट नहीं आता। 1924 से रेलवे का अलग बजट आया करता था, अब एक ही बजट आता है। तो ये मर्ज कब हुआ? ये मर्ज हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मर्ज हुआ 21 सितंबर 2016 को। और आखिरी रेल बजट जो प्रेजेंट करा जाता है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर द्वारा। तो रेल बजट जो प्रेजेंट करा वो करा सुरेश प्रभु ने। ठीक है, आखिरी रेल बजट जो था किसने प्रेजेंट करा? सुरेश प्रभु ने। और पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का, अभी तक तो ब्रिटिशर्स करा करते थे, शाम को 5 बजे हुआ करता था बजट। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे इस टाइम निर्मला सीतारमण, अभी आपने देखा होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में वो पार्लियामेंट में एक बजट सेशन उन्होंने पढ़कर पूरा बजट पार्लियामेंट को सुनाया। हमने अभी बजट को लेके क्या पावर्स है लोकसभा की, उनको भी डिस्कस किया था। मगर इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट तो 5 बजे बजट सुनाया जाता था, ताकि उसको इंग्लैंड में सुना जा सके। तो उसके बाद ये 2004 के बाद इस सिस्टम को बदल दिया गया, 11 बजे से बजट का टाइम रखा गया है। तो पहला इंडिपेंडेंट जो बजट था, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट था, वो 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट करा गया। ठीक है, और शंगमुगम चेट्टी ने इसको प्रेजेंट करा था। तो यहां पर अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो आया नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है 26 फरवरी 1950 को। तो उसके बाद फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया जॉन मिथाई, ये उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, जॉन मिथाई ने प्रेजेंट करा था। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करा है इंडिया में, 10 बार। कितनी बार? 10 बार। उसके बाद प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे मनमोहन सिंह, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और मोरारजी देसाई, मैंने ये नाम लिखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये मांडा इलाहाबाद के बाद छोटी सी रियासत है, उसके राजा हुआ करते थे। ये वो लोग हैं जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो ये बजट का पार्ट हुआ। अब हम आगे करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आज इलेक्शन कमीशन के बारे में। भाई, इलेक्शन कमीशन क्या है? जैसे पता चला, इलेक्शन कमीशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था, सिविक्स में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया इन फ्री एंड फेयर मैनर। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए और एमएलसी एक स्ट्रक्चर बना रखा है। और ये कुछ रेड सर्कल्स भी हैं और ये ब्लैक कलर से मार्किंग हो रही है। अब ये क्या है? तो इलेक्शन कमीशन इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन तक कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। आपने क्लास 10th के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में पढ़ा था, सिविक्स के थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक अलग से सेपरेट इलेक्शन कमीशन होता है जो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही कंडक्ट कराता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हमारे ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इंडिया में 2 तरीके के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस।
डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से हैं? द इलेक्शंस इन विच द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जिस इलेक्शन में देश की जनता द्वारा डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, दे आर नोन एज डायरेक्ट इलेक्शंस। और जिसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने के बाद फिर किसी को इलेक्ट करें तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर रेड सर्किल जो हो रहा है वो लोकसभा और एमएलएस पर हो रहा है, यानी ये वो दो इलेक्शंस हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जिसमें देश की जनता डायरेक्ट चुनती है। After the Lok Sabha elections, we are able to get our central government, and after the assembly elections, we are able to get our state governments. तो प्रेसिडेंट को वोट को देखिए, दो तो डायरेक्ट हो गए, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन डायरेक्ट हो गए। अब इसमें कौन किसको वोट डालता है? तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ा है, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, ये तीनों मिलकर वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो 25 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया। ये आर्टिकल 326 में इसकी सारी फंक्शंस ऑफ पावर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एंड ऑटोनॉमस मींस अपने डिसीजंस के लिए इंडिपेंडेंट है। द इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक सुनील अरोरा है इस वक्त, इस टाइम सुनील अरोरा है, एक इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट सेकंड, ये 1990 में हुआ। 1950 से 1940 साल लगभग जो था वो एक ही इसका पर्सन होता था, बाकी पूरे स्टाफ हुआ करता था। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, ईसी, ईसी2, ये तीनों लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये अपनी पोस्ट पर या तो 6 साल तक रहेंगे या फिर ये 65 ईयर्स के हो जाए। इन दोनों में से जो चीज अर्लियर होगी, विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई व्यक्ति 57 ईयर्स की एज पर इलेक्शन कमिश्नर बना या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया 57 ईयर्स की एज पर, तो ये 6 ईयर्स तक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, कब तक रहेगा? 6 ईयर्स तक, यानी 63 ईयर्स पर रिटायर हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहला हो जाए। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति 62 ईयर्स की एज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, तो सिर्फ ये कितने साल रहेगा? 3 ईयर्स रह पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये 65 ईयर्स का हो जाएगा। या तो कोई भी पर्सन एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अपनी पोस्ट पर 6 ईयर्स हो जाए या वो 65 ईयर्स का हो जाए, इन दोनों में से जो पहला हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हैविंग द इक्वल पावर ऑफ द जुडिशियरी, इक्वल पावर होती है उसकी सुप्रीम कोर्ट जजेस के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई द सैलरी एंड द अलाउंसेस बिल्कुल सेम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। प्रेसिडेंट जजेस को भी अपॉइंट करता है और इनको भी अपॉइंट करता है। रिमूवल प्रोसेस इज आल्सो सेम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट के अंडर में काम नहीं करते, दे वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंपीचमेंट प्रोसेस से ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, ठीक है। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फॉलो करते हैं, सब कुछ सारा काम यही देखा करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की और स्टेट्स की। आज जो इंडिया है वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में डिवाइडेड है, और इनको चेंज, इनकी बाउंड्रीज, इनका स्ट्रक्चर चेंज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। मगर इस पे जाने से पहले थोड़ा सा और जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय द किंग्स, नवाब्स, क्वींस, एंड दे गिव द टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स। और प्रोविंसेस जो थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट करी जाती थी, कंट्रोल करी जाती थी बाय देयर अपॉइंटिंग देयर गवर्नर्स। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, स्टेट्स फॉर्म हुई, ब्रिटिश पीरियड से ही फेडरलिज्म था, हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे। अब ये यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? ये यूनियन टेरिटरीज कहां से आ गई? तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, तो सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी बनी वो बनी अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। सबसे पहले सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज थी इंडिया में। अब यूनियन टेरिटरीज क्यों बनती हैं, ये स्टेट क्यों नहीं बना दी जाती है, ये समझने की बात है। देखिए, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में सबसे बड़ा डिफरेंस पहला होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जो है वो यूनियन टेरिटरीज की बहुत कम होती है
और उनको इतनी कम होती है कि वो प्रॉपरली विधानसभा स्टेट बनने की पोजीशन में नहीं है। क्या कारण है यूनियन टेरिटरीज बनने के? पहला है पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अब आप कहेंगे सर अगर पॉपुलेशन कम होती है तो किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दीजिए इन्हें, नहीं कर सकते। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले या फॉलो करने वाले लोगों को अपनी कल्चर में रहने का पूरा अधिकार देता है। तो इसी वजह से जैसे ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये क्यों बनी, तो पहला रीजन तो हो गया पॉपुलेशन बड़ी कम थी। दूसरा हो गया कि भाई जैसे पहले गोवा भी हमारी यूनियन टेरिटरी थी, बाद में उसको स्टेट बनाया गया, और जो प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कल्चर प्रैक्टिस होता है। अगर इनको उस स्टेट से मिला दिया जाएगा, किसी भी स्टेट से, इनकी जो नियर बाई स्टेट होगी, तो इनका डिस्टिंक्ट कल्चर खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से ये स्टेट्स बनाई जाती हैं। दो कारण हो गए, पॉपुलेशन हो गया, डिस्टिंक्ट कल्चर हो गया। तीसरा होता है नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला, ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली है हमारी, वो बनी हुई है। तो अभी जो एट प्रेजेंट अभी लास्ट ईयर 2019 में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया पार्लियामेंट द्वारा, जो टेम्परेरी लॉ प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के लिए, और जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फिर एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। दूसरा एक काम और करा गया कि यहाँ पे दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, मगर अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया है। तो अब जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं वो है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। ठीक है, क्या डिफरेंस है? द यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? दे आर डायरेक्टली, ये डायरेक्ट किसके अंडर में होती है? डायरेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। अब यहां पे इलेक्शंस कौन से होते हैं? सिर्फ लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, सिर्फ विधानसभा या असेंबलीज के इलेक्शंस नहीं होते। बट इन न्यू दिल्ली एंड इन पुडुचेरी, इन दो जगहों पर विधानसभाएं हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज्यादा, इसलिए ऐसा कर दिया गया। न्यू दिल्ली में पहली बार जो इलेक्शंस हुए थे 1992 में हुए थे, और पुडुचेरी में 1962 में होते। पुडुचेरी वाज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है, और न्यू दिल्ली के बारे में एक और बात समझ लीजिए, ये अकेली यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट, अब ये हाई कोर्ट कब बनी थी? ये 1966 में बनी थी हाई कोर्ट इसकी। ठीक है, हाई कोर्ट सिर्फ अकेली यूनियन टेरिटरी है। बाकी जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की ये ज्वाइंट कैपिटल भी है। अब इस पर दोनों स्टेट्स अपना अधिकार जमाते हैं, तो इसलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अब जैसे आप ये ले लीजिए अंडमान निकोबार ले लीजिए। अब ये अंडमान निकोबार कौन से सी में आता है? अंडमान निकोबार आता है, और ये लक्षद्वीप, ये दो हमारी सबसे पहले दो यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। ये आता है हमारा बे ऑफ बंगाल में, और ये आती है अरेबियन सी में। तो अंडमान निकोबार के जो भी मामले रहेंगे वो कलकत्ता हाईकोर्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, या नियर बाई जो भी उनकी हाईकोर्ट्स होंगी, जो भी स्टेट्स की हाईकोर्ट्स होंगी, उसमें उसे देखा जाएगा। तो इसलिए इनकी खुद की हाईकोर्ट्स पॉपुलेशन कम इसलिए नहीं होती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाता कैसे है? पार्लियामेंट द्वारा डायरेक्टली इसमें कानून बनाए जाते हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। जैसे इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट किसे अपॉइंट करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। इन दो ये पोस्ट होती है, इनको अपॉइंट करती है। दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती है। और फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। मगर ऐसा यूनियन टेरिटरीज में नहीं होता, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये शुरुआत करी गई इसकी, इस तरह से यूनियन टेरिटरीज है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो बिल्कुल पूछिएगा, बहुत थोरोली इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। हम क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड भी करेंगे, आप खुद भी इनकी कॉन्सेप्ट्स पढ़िए,
ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रखिएगा, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पढ़ने की बजाय जितना पढ़ा है उसको रिवाइज अच्छे से करिए, ज्यादा अच्छे से करिए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए अपनी, ठीक है। इसको इंडो इस्लामिक को दिन में 3 बार पढ़ने का सिस्टम बनाइए, जितना कंटेंट है आपके पास उसको डेली रिवाइज करिए प्रॉपरली, ठीक है क्लास। ओके, अब हम कुछ और टॉपिक्स के संग आपके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।